जय हिंद। तो आज देखते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं जो कि बहुत जीनियस थे, बहुत ज़्यादा विजनरी थे, डिप्लोमेटिक थे, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी देखने को मिलती थी और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे। शॉर्ट में कहे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ही इंसान थे, लेकिन उनके अंदर 100 इंसानों वाली कैपेबिलिटी थी या गुण थे, आप ये कह सकते हैं। बहुत तेज़ दिमाग था इनका, ये बहुत ही दूर तक की सोच रखते थे एंड इन्होंने इंडिया को आज़ाद करने में सबसे ज़्यादा भूमिका इन्हीं की थी। कहा तो ये भी जाता है, जो भी इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया उसके बेसिस पे, कि गांधी से ज़्यादा, ये रियलिटी है कि इंडिया के अंदर जब इंडिपेंडेंस के लिए पूरा भारत लड़ रहा था तो गांधी से ज़्यादा एक्सेप्टेंस इंडिया के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। मतलब ज़्यादातर लोग इनको सपोर्ट करते थे, इनकी थ्योरी को मानते थे एंड इनकी जो तौर तरीके थे उनको ज़्यादा पसंद करते थे। तो एज़ कंपेरिजन टू महात्मा गांधी, द एक्सेप्टेंस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज मोर अमंग पीपल। तो इनका बेसिक से समझते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है, जाहिर सी बात है कि नेताजी तो इनको इनके काम की वजह से टाइटल मिला था, हमेशा से तो नहीं होगा। इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। बाद में इनके जो भी इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया इंडिया के अंदर, उन सब कारणों से इनको नेताजी एक टाइटल मिला, फिर ये बन गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म 23 जनवरी 1987 कटक, उड़ीसा के अंदर एक जगह है, वहाँ होता है। और ये जो है, इनके फादर एक लॉयर थे, बैरिस्टर थे प्रोफेशन से। और इनका सबसे मेन कंट्रीब्यूशन जो था वो था आज़ाद हिंद फौज। इन्होंने ये फाउंड किया था, जो इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जाना जाता है, आज़ाद हिंद फौज। और इनका जो स्लोगन था या इनका इम्पैक्ट था वो इंडियंस पे तो होता ही था, लेकिन ब्रिटिशर्स पे भी बहुत ज़्यादा होता था। इनके बारे में ब्रिटिशर्स ने भी इतनी तारीफ़ की थी, वो आगे की वीडियो में आप समझेंगे। तो कुछ स्लोगन्स इनके जैसे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद, दिल्ली चलो अभियान। तो ये सब क्या है, ये सब एक कुछ ऐसे उनके कंट्रीब्यूशन है स्लोगन्स के द्वारा। मतलब उनका जो स्लोगन था वो भी बोलता था, आप कह सकते हैं इतना तगड़ा इम्पैक्ट होता था इंडियंस पे भी और ब्रिटिशर्स के ऊपर भी। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो हर इंसान चप्पे चप्पे पे ये शब्द जानता था। और आज भी जब भी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते तो ऐसा कोई नहीं होगा जो ये डायलॉग या ये स्लोगन ना जानता हो कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके बाद एक चीज़ बड़ी इनकी ये थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद और रामाकृष्णा के टीचिंग स्टाइल से बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड थे। इन पर बहुत प्रभाव पड़ा था स्वामी विवेकानंद और रामाकृष्ण के। और एट द एज ऑफ 16 इन्होंने ऐसे विद्वानों को पढ़ लिया था। बहुत इंटेलेक्चुअल थे, बहुत दिमाग था, बहुत दूर की सोचते थे, बहुत विजनरी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी इनकी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अब इनके कॉलेज के अंदर जाहिर सी बात है उस टाइम पे ब्रिटिश टीचर होते थे, अंग्रेज टीचर होते थे। तो एक टीचर बिना मतलब के बच्चों को बहुत ज़्यादा मारता पीटता था। तो वो एक कंप्लेन लेके चले गए प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल भी ब्रिटिश का ही था। तो अब इन्होंने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कि इस टीचर को बोलो कि माफ़ी मांगे। तो फिर प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, माफ़ी नहीं मांग सकता क्योंकि फिर टीचर की इमेज डाउन होगी। तो उन्होंने कहा माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। फिर बहुत स्ट्राइक वगैरह किया, फिर भी वो टीचर सुधरा नहीं, तो उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। तो अब उनके पापा ने बोला कि देखो अब तुम एक काम करो, अब तुम इंडिया से बाहर जाओ और एक एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन, जो तब इंडिया में नहीं होता था, वो इंडिया से बाहर होता था। तो वो फिर गए थे सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, यहीं पे वो तैयारी होती थी। पूरे हिंदुस्तान के सबसे पहले व्यक्ति, सबसे पहले इंसान नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में हुआ था वो 1920 में पास कर लिया था विद 4th रैंक। मतलब इतने सारे अंग्रेज़ों के बीच में भी एक ऐसा भारतीय जो कि 4था स्थान लेके आता है, वो भी एक ही बार में। और जो एग्ज़ाम 4 साल की प्रिपरेशन मांगता है वो सिर्फ इन्होंने 7 महीने के अंदर करके 4th पोजीशन लाई थी। और ऐसा आज तक कोई भारतीय नहीं कर पाया था। तो इससे आप इनके इंटेलिजेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन
फिर 1921 के अप्रैल में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से। क्यों? क्योंकि तब उनको इंडिया के हालात के बारे में पता चल गया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है इंडिया में, इंडिपेंडेंस मूवमेंट जैसी चीज़ें चल रही हैं और इनके देश को इनकी ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है कि इतनी तगड़ी नौकरी, मतलब एक सरकारी इतना बड़ा पोस्ट, तो घर में पापा ने, भाई ने, सब ने समझाया कि तुम ये बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो, पागल हो क्या, लगे हुए लात को तुम, लगे हुए नौकरी को तुम लात मार रहे हो। तो इनके अंदर तो एक देशभक्ति ऐसी थी कि इनको कुछ नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने 1 ही साल के अंदर अपनी नौकरी रिज़ाइन की और चले आए भारत वापस, और यहाँ पे जी जान से इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अपना कतरा कतरा दे दिया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर हमारे बीच जिंदा होते तो वही फादर ऑफ नेशन की जो टाइटल है 100,000% उन्हीं को मिलता, क्योंकि जो पर्सनालिटी उनकी थी, जो इम्पैक्ट उन्होंने दिया, गांधी से ज़्यादा जो एक्सेप्टेंस लोगों के अंदर उनकी थी, वहाँ पे गांधी जी का कोई स्टैंड नहीं होता अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच में होते हैं। तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था स्वराज, ठीक है, स्वराज नाम का न्यूज़पेपर स्टार्ट किया उन्होंने। और 1927 में जेल से वो बाहर आए तो जवाहरलाल नेहरू के साथ एज अ जनरल सेक्रेटरी सुभाष चंद्र बोस जनरल सेक्रेटरी बने और जवाहरलाल नेहरू के साथ कांग्रेस में उन्होंने काम किया। फिर 1938 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए और वहाँ पे उस टाइम पे उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई और इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने की बात की। तो यहाँ पे आप एक चीज़ जो समझ रहे होंगे कि गांधी जी जो थे वो कॉटेज इंडस्ट्री को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोशन ज़्यादा देते थे, वेयर एज सुभाष चंद्र बोस इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करे। तो यहाँ पे एक कट दिख रहा है आपको, दोनों के बीच में थॉट्स का डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी खटास आने लगी थी। हाँ, अब ये मन की खटास नहीं थी, आइडियोलॉजीज़ की खटास थी, जहाँ पे गांधी का कुछ और सोचना था और बोस का कुछ और सोचना था। गांधी के अपने फॉलोअर्स थे, लेकिन एक्सेप्टेंस, जो पर्सनालिटी, जो एक्सेप्टेंस सुभाष चंद्र बोस का था अपनी जनता के अंदर, वो कोई मिटा नहीं सकता था। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा गांधी और बोस के बीच में दूरियां बनना शुरू हो गई थी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ होता है कि गांधी जी सीतारमैया को अपने साइड से इलेक्शन लड़ने के लिए कहते हैं और बोस लड़ते हैं, दोनों के बीच में सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में इलेक्शन होता है। तो बोस भारी मददों के साथ जीत जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर वो रिज़ाइन कर देते हैं गांधी जी के कहने पे। फिर वो क्या करते हैं कि वो अब इंडिया से बाहर चल जाते हैं, खाली नहीं बैठते, इंडिया से बाहर जाते हैं। फिर वो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 चलने वाला था। तो 1943 में वो जाके हिटलर से मिलते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो जब हिटलर से वो मिलने जाते हैं तो बड़ी एक रोमांचक कहानी होती है कि हिटलर ने अपने चेहरे के कुछ इंसान बनाए हुए थे, 3-4, जो एकदम हिटलर जैसा दिखता था। तो वो 4 जो है बारी बारी करके आते हैं। तो बोस कहते हैं कि जाओ हिटलर को भेजो। फिर दूसरा आता है, वो बोलते हैं हिटलर को भेजो। फिर तीसरा आता है, वो बोलते हैं हिटलर को भेजो। तो फिर जब वो सब जाके हिटलर को बताते हैं कि वो तो बोल रहा है हिटलर को भेजो, तो उसका भी दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है कि सोच में पड़ जाता है, अरे ये कैसे पहचान रहा है कि मैं असली हिटलर नहीं। तो फिर जब वो आता है और पूछता है, तो जब वो असली हिटलर आता है तो सुभाष चंद्र बोस उससे बोलने लगते हैं, नमस्ते हिटलर जी, और फिर अपनी बातें बताने लगते हैं। तो फिर वो बोलता है हिटलर की ये सब बातें छोड़ो, सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही असली हिटलर हूँ और ये सब नहीं। तो वो कहता है कि, कहते हैं सुभाष चंद्र बोस कि कभी भी जो देश आज के टाइम पे थोड़ा पावरफुल है और इंडिया जैसी कंट्री जो अभी हर चीज़ से एक कॉलोनाइज पावर का शिकार हुई है, उसके नेता को क्यों इतनी रिस्पेक्ट देगा। तो आपसे पहले जितने भी हिटलर के रूप में लोग आए, उन्होंने पहले हाथ मिलाना शुरू किया, और मैं जिस देश भारत से आ रहा हूँ अभी वो गुलाम है, और मैं जिस देश भारत से आ रहा हूँ अभी वो गुलाम है। तो कभी भी इतने बड़े देश का नेता जो अभी के टाइम पे इतना पावरफुल है, पहले हाथ तो नहीं आगे बढ़ाता। तो इसी चीज़ से मैंने पहचान लिया कि वो नकली हिटलर हुआ, आप असली हिटलर। तो हिटलर बहुत इम्प्रेस हो गया सुभाष चंद्र बोस की इस पर्सनैलिटी से और बहुत ज़्यादा खुश हुआ। फिर उन दोनों ने बातचीत की और उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है और हमें आपकी मदद चाहिए, अंग्रेज़ जो है उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया और कहीं ना कहीं वो आपके भी दुश्मन है, क्योंकि एक साइड में एक्सेस पावर, एक टाइम पे अलाइड पावर। तो जर्मनी, जापान जैसी कंट्रीज़ एक साइड में थी और दूसरे साइड में यूएसए, सोवियत यूनियन जैसी पावर थी। तो जर्मनी, जाहिर सी बात है कि सुभाष चंद्र बोस की पर्सनालिटी से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर हिटलर
उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोस इलेक्शन जीतने के बाद भी उनको वो हट जाते, रिज़ाइन देते, पर वो चुप नहीं बैठते। यहाँ पे वो इंटरनेशनल अलाइंसेस बनाए जा रहे थे। तो फिर हिटलर कहता है कि आप एक काम कीजिए, जर्मनी तो भारत से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन जापान भी तो हमारी साइड है, तो आप जापान में जाइए और वहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, वो आपकी मदद करेगा। आखिर तो हम दोनों का दुश्मन ब्रिटेन ही है ना, तो और जापान अपना ही आदमी है, अपना ही पार्टी है, तो आपकी मदद करेगा। तो फिर सुभाष चंद्र बोस को भी ये बात बहुत पसंद आती है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो हिटलर जो है सारा इंतज़ाम कर देता है जहाज़ वहाज का। फिर सुभाष चंद्र बोस को वो सुमात्रा आइलैंड पे भेज देता है, जो कि आज के टाइम पे इंडोनेशिया में। तो सुमात्रा आइलैंड पे हो जाते हैं, फिर वहाँ से टोक्यो चले जाते हैं। टोक्यो में जब हो जाते हैं तो वहाँ पे इन्फ्लुएंस, वहाँ पे जो जापानीज मतलब जापान के पीएम, उन पे भी सुभाष चंद्र बोस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इंटेलिजेंट तो थे है ही, और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी थे, जीनियस थे, विजनरी थे, मतलब बहुत दूर की सोचने वाले, बहुत इंटेलिजेंट इंसान थे सुभाष चंद्र बोस। इनके जैसा होना बहुत मुश्किल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी थे। तो वहाँ पे जापान के भी, जैसे कि जर्मनी में जाके हिटलर को इम्प्रेस कर दिया था, उसी तरीके से जापान में जाके जापान के पीएम को इम्प्रेस कर दिया था। फिर वहाँ पे सिंगापुर और टोक्यो उस टाइम पे लड़ाई चल रही थी। तो फिर सिंगापुर में जो है हिंदुस्तान की कुछ आर्मी थी, तो सिंगापुर को हरा दिया जाता है टोक्यो द्वारा, और फिर वो 45,000 जो आर्मी है वो जापान को मिल जाती है। तो फिर सुभाष चंद्र बोस कहते हैं ऐसा करो, आप लोग ये वाली आर्मी हमें दे दो, हमें ज़रूरत पड़ेगी भारत में ब्रिटिश के साथ लड़ने के लिए। तो फिर जो जापान के पीएम होते हैं वो 45,000 आर्मी जो सिंगापुर को हरा के जीती गई थी वो दे देते हैं। तो फिर वो लेके वो आज़ाद हिंद फ़ौज यहीं पे बनाते हैं, आज़ाद हिंद फ़ौज। और फिर उसी 45,000 आर्मी के थ्रू अप्रैल 1944 में ब्रिटिशर्स को हराने के बाद मणिपुर में पहला बार झंडा लहराया जाता है भारत का, ठीक है ना। और ये दिखाता है कि सुभाष चंद्र बोस कितने ही ज़्यादा जीनियस व्यक्ति थे, इंसान थे, क्या विज़न था उनका। जो यहाँ पे गांधी जी जैसे नेता जो बाहर से पढ़ के आए थे, वो नेशनल लेवल पे ही सब काम कर रहे थे, मूवमेंट चला रहे थे, लेकिन यहाँ पे बोस ने नेशनल लेवल पे तो काम किया ही, लेकिन यहाँ पे जो रुकावटें आई उसने बोस को नहीं रोका, क्योंकि उनका विज़न बहुत लंबा था। तो उन्होंने इंटरनेशनल अलाइंसेस बनाना शुरू किया, और यहाँ तक खुद महात्मा गांधी भी नहीं, तो यहाँ तक इंटरनेशनल अलाइंसेस बनाने तक का दिमाग तो महात्मा गांधी ने भी नहीं लगाया था, क्योंकि जो विजन बोस का था वो किसी का नहीं था। वो बहुत एक्सेप्शनल किस्म के इंसान थे, बहुत जीनियस, बहुत विजनरी, काफ़ी डिप्लोमेसी, इंटेलेक्चुअल, ब्यूरोक्रेटिक दिमाग, हर चीज़ में बोस का कोई मुकाबला, कोई पकड़ नहीं। फिर 1945 में गड़बड़ हो जाती है। यूएसए क्या करता है, जापान के 2 सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा देता है। तो फिर यहाँ पे सारा खेल बिगड़ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जापान अब थोड़ी आर्मी वगैरह इंडिया को कम सप्लाई करता है। फिर क्या करते हैं जो ब्रिटिश लोग हैं, वो इंडिया के अंदर जो भी इंडियन आर्मी थी उनको कहते हैं कि तुमने एक क्राइम वॉर किया है। तो क्राइम वॉर के तहत उन लोगों को जेल में डालना शुरू कर देते हैं, और फिर उनके साथ बहुत गलत करते हैं ताकि इंडिया को सप्रेस किया जाए, थोड़ा दबा दिया जाए। तो जो ब्रिटिश की रॉयल एयरफोर्स है वो बहुत बुरी तरीके से हर जगह हार रही होती है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 भी हार जाते हैं ये लोग, तो बहुत बड़ी इंसल्ट हुई हुई होती है। तो यहाँ पे जय हिंद जैसे नारे जो थे बहुत तेज़ हो रहे थे। ब्रिटिश की आर्मी इंडिया के अंदर 40,000 थी, वेरेज इंडियंस जो थे वो 25 लाख की आर्मी थी इंडिया के अंदर। लेकिन ये जो ब्रिटिश आर्मी 40,000 थी, वो 25 लाख इंडियन आर्मी पे उसका कंट्रोल था, वो संभालती थी। बताइए, 25 लाख इंडियन आर्मी पे सिर्फ 40,000 ब्रिटिश आर्मी भारी थी। और क्लेमेंट इटली जो कि उस टाइम पे 1945 से 51 तक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने ये बात कही थी कि अब हम लोग, यही क्लेमेंट इटली थे जिन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पे साइन करके भारत को आज़ाद किया था। तो उन्होंने कहा कि हम ये सब सिर्फ एक ही इंसान की वजह से कर रहे हैं, जिसने आज़ाद हिंद फ़ौज को बनाया, सुभाष चंद्र बोस, कि उस इंसान ने हिला दिया। तो फिर उसने ये भी बात कही कि जितना इम्पैक्ट आज़ाद हिंद फ़ौज या सुभाष चंद्र बोस का हम पर पड़ा, उतना गांधी जी और नेहरू की आइडियोलॉजी का नहीं पड़ा, या उनका नहीं पड़ा, कि हमें सुभाष चंद्र बोस ने एकदम हिला दिया। और क्लेमेंट इटली ने यह बात कही और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पे साइन करके भारत को आज़ाद किया था। तो आप समझ लीजिए कि जिसने भारत को साइन करके आज़ाद किया उसके एक्ट पे, वही इंसान कह रहा था कि क्या ये पर्सनालिटी थे, इनके ऐसा कोई। लेकिन अफसोस की बात है कि 1945 में
18 अगस्त 1949 में ताइवान में इनकी डेथ हो जाती है, प्लेन क्रैश हो जाता है। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं इनकी लाइफ से जुड़ी कि डेथ हुई थी कि नहीं हुई थी। कुछ लोग कहते हैं डेथ नहीं हुई थी, कहीं पे और काम कर रहे हैं।